आज सभी लोग ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले लेसन में कल हम बता रहे थे बोहर त्रिज्या का सूत्र R इक्वल टू तुम लोगों को बताया गया था। बोहर त्रिज्या R इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर, यह हम बताए थे। इसमें देखो n जो है कक्षाओं की क्रम संख्या है जिसे क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यदि n इक्वल टू 1 रखेंगे तो वो हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं की पहली कक्षा होगी। यदि हम n इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो दूसरी कक्षा होगी उसमें, तो 2 दूना 4। कहने का मतलब पहली कक्षा की जो त्रिज्या होगी उसकी तुलना में दूसरी कक्षा की त्रिज्या 4 गुना ज़्यादा होगी, तीसरी की 9 गुना ज़्यादा होगी। इस तरह से वर्गों के समानुपाती होता है। आज हम बताना चाह रहे हैं अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। आज ध्यान देंगे अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, ये तो बोहर त्रिज्या का जैसा कि हम पहले का बता चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ध्यान देंगे। अस्थायी कक्षा का मतलब अस्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करता है तो ऊर्जा का अवशोषण नहीं करता और न ही उत्सर्जन करता है। ये बोहर की परिकल्पना के अनुसार बताया गया था। तो इसमें वेग की बात है, वेलोसिटी हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, उसका मान कितना होता है, ये वेग किस पर निर्भर करता है, इन सारी बातों का अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो देखो वेग जो होता है बोहर सिद्धांत से सभी लोग ध्यान देंगे। बोहर सिद्धांत, बोहर का सिद्धांत कल हम बता रहे थे। बोहर के सिद्धांत से बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन सभी ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर नहीं लगाते, एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं और जिनमें उनका कोणीय जो संवेग होता है एंगुलर मोमेंटम mvr वह h/2π का पूर्वगुणज होता है। तो उससे तो हम इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल लेंगे। तो बोहर सिद्धांत का मतलब mvr इक्वल्स टू nh/2π। विशेष ध्यान देंगे इसमें, m इलेक्ट्रॉन का मास है, v उसका वेग है, r ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, आप कक्षा की त्रिज्या है, n क्वांटम संख्या 1 2 3 4 और h जो है प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड 2π। पाई ग्रीक भाषा का अक्षर है। इसमें हमें वेग का पता करना है। तो वेग जो होगा वेग v इक्वल टू हुआ nh/2π m × r। इसमें ध्यान देंगे m × r, तो हम r की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो r का मान रखेंगे मतलब r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपान पाई m जेड ई स्क्वायर रखने पर, ये रखने पर होगा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का होगा nh/2π m इंटू r के स्थान पर मान रखा जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपान पाई m जेड ई स्क्वायर। तो देखो ये पाई m से तो पाई m कट जाएगा, पाई m से पाई m क्या होगा, कट जाएगा। और ये जो देख रहा है h, उससे ये पावर कट जाएगा। जेड ई स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ध्यान देंगे वहाँ n स्क्वायर भी है, तो ये घात जो देख रहे हैं n, इससे क्या होगा, कट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो वेग हुआ v इक्वल्स टू हुआ
यह जेड स्क्वायर ही ऊपर जाएगा, तो ये जेड स्क्वायर अपान नीचे क्या बच रहा है, तो यहाँ एन एच बच रहा है, एप्सिलॉन 0 भी बच रहा है और 2 बच रहा है, मतलब 2h एप्सिलॉन 0 और इंटू 1/n। अब इसमें देखो, इसमें देख रहे हैं जेड एटॉमिक नंबर है, वह हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जेड का मान 1 रखेंगे, चाहे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियान कुछ भी ले लें तो उसके लिए जेड कांस्टेंट होगा। ई जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश है वो भी कांस्टेंट रहता है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट वो भी है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा कक्षाओं की क्रम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो उसके नियत होने पर v समानुपाती 1/n। यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है कक्षाओं की क्रम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। कुल मिलाकर बात यहाँ कक्षाओं की क्रम संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, घटेगा। कक्षाओं की क्रम संख्या बढ़ेगी, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा रहेगा तो दूसरी कक्षा आएगी तो उसका वेग क्या होगा, घटकर आधा हो जाएगा, तीसरी कक्षा आएगा घटकर 1/3 होगा। इस तरह से वेग कक्षाओं की क्रम संख्या बढ़ने पर वेग क्या होगा, घटता जाएगा और सबसे कम वेग अंतिम वाली कक्षा में होगा। अब देखो इसमें मान रखकर हम निकाल सकते हैं। अब मान रखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए, मतलब हाइड्रोजन परमाणु Z बराबर 1, हाइड्रोजन परमाणु Z इक्वल टू 1 की प्रथम कक्षा मतलब n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन का वेग हम देखना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग v इक्वल टू होगा, देखो यहाँ मान अब रखेंगे इसमें, तो z की जगह पर 1 रखेंगे, e स्क्वायर है मान इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब यहाँ 1 × 1.6 × 1.6 × 10 की घात -38 ये होगा अपान 2 h का मान 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड और इंटू एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻12 और गुणे यहाँ 1/, तो 1 हो जाएगा, गुणे 1 लिखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग इसको हम 2 से काट सकते हैं, 0.8 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3.3 और इसको 2 से काटेंगे 0.4, तो यहाँ होगा इसका 0.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38 और अपान 3.3 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर देखो -34 -12, तो माइनस ये 40 देख रहे हैं 46 होगा, 10⁻46 और ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ऊपर जाकर प्लस होगा तो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, अब गुणा भाग करेंगे जो मान आएगा वही लिखेंगे। तो ध्यान देंगे 0.4 में हम गुणा करेंगे, 0.4 में 0.4 इंटू 1.6 और इसमें भाग देना है 3.3 से, 3.3 अपान 8.85, ये मान आ रहा है 0.021914 इंटू 10 पावर, ये ऊपर जाकर प्लस होगा और प्लस 46 में से -38 है तो घटा देंगे, 46 में से 38 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 पावर माइनस है तो +8, 10 पावर 8 आएगा। लेकिन 2 स्थान जब दशमलव इधर ले जाएंगे तो
इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी 2.19 इंटू 10 पावर ये 6 होगा मीटर पर सेकेंड। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो पहली कक्षा है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें स्पीड है 2.19 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अतः यहाँ हम प्रकाश की चाल, चूंकि जान रहे हैं प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की चाल c, प्रकाश की चाल को c एवं इलेक्ट्रॉन का वेग, एवं इलेक्ट्रॉन का वेग है v1। इलेक्ट्रॉन का वेग माना गया है यहाँ, इलेक्ट्रॉन का वेग है v1 में संबंध देखेंगे तो संबंध देखो v1 बटा c लिखेंगे बराबर v1 का मान अभी 2.19 इंटू 10 पावर 6 अपान इलेक्ट्रॉन का वेग होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो यह 1/137 होगा, जहाँ v1 बटे c एक शुद्ध संख्या है, शुद्ध संख्या है। कहने का मतलब देखो प्रकाश की जो चाल होती है सी, उसका 1/137वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन की चाल पहली कक्षा में। और दूसरी कक्षा लेंगे तो इससे चाल कम हो जाएगी, तीसरी कक्षा लेंगे और कम होगी, मतलब कक्षाओं की क्रम संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का वेग भी क्या होगा, घटेगा। तो हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग याद रखेंगे 2.19 × 10⁶ जो प्रकाश की चाल का 1/137वां भाग होता है। उसी चाल से इलेक्ट्रॉन नाभिक की क्या करता है, परिक्रमा करता है। चाल बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। तो देख लिए इलेक्ट्रॉन का वेग। अब हम तुम लोगों को बताना चाहेंगे, जैसा कि हम पहले बताए थे, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या फर्स्ट ऑर्बिट मतलब पहली कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा की त्रिज्या तो वर्गों के अनुसार बढ़ेगी। वेग देख रहे हैं घट रहा, अब देखा जाएगा ऊर्जा एनर्जी। तो इसके लिए फार्मूला तो याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन का वेग v = हम बता चुके हैं, याद रखेंगे z²/2h∝0 और इंटू 1/, यानी याद रखेंगे फार्मूला यह वेग का, वेलोसिटी का। अब देखो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को तो हम आकलन करने जा रहे हैं। अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी वेव, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। देखो अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन चूंकि वो मोशन मतलब गति अवस्था में होता है, गति करता है, बहुत स्पीड से चलता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और ये जो नाभिक होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसके बीच तो लगता है स्थिर वैद्युत आकर्षण, उसके कारण होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो कुल एनर्जी का मतलब अस्थायी कक्षा में ऊर्जा की बात करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग ही होगा कुल ऊर्जा। तो पहले देखो इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो K बराबर होता है 12 mv² होता है। देखो ये mv² होता है, तो चूंकि ध्यान देंगे यहाँ यह बराबर होगा
एम वी स्क्वायर है तो एम वी स्क्वायर होगा यहाँ जेड ई का स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन 0 एच। जैसा कि देखो यहाँ हम बता रहे थे, जिसे ये एम वी स्क्वायर अपान आर इक्वल टू होता है, यह बराबर एम स्क्वायर अपान आर, यह भी केंद्र बल होता है, और यह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये सेंट्रीपेटल फोर्स है और ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इससे कैंसिल हो जाता है, तो यह एम वी स्क्वायर के जगह पर यहाँ मान रखा जा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ ये 4 पाई, यहाँ 2 है तो 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन 0 होगा, और ऊपर तो जेड स्क्वायर ई रहेगा ही, और इंटू यहाँ एच नहीं रहेगा, आर केवल लिखेंगे यहाँ, ध्यान दो, समझिए ध्यान से। इसमें के इक्वल टू देख रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन वहाँ से एम वी स्क्वायर की जगह पर जेड स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, तो 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। तो अब इसमें क्या करेंगे, आर का मान यदि रखते हैं तो आर का मान रखेंगे तो फार्मूला आएगा, लेकिन अभी हम आर का मान नहीं रखेंगे, अभी केवल हम के का मान देख रहे हैं। इसमें देखो इसके बाद, तथा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा होगी मतलब उसको यू से दिखाएंगे, और यू निगेटिव होगा, क्योंकि देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होता है। और स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होती है, तो स्थितिज ऊर्जा ध्यान देना, स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। तो दो आवेशों की निकाय की जो एनर्जी होती है वह यह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, चाहे एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, इंटू जेड ई, और माइनस ये हो जाएगा ई अपान होता है आर, या यू इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और ऊपर होगा जेड स्क्वायर। अब बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो टोटल एनर्जी होगी ई बराबर होता है यू प्लस के, या ई इक्वल टू यू की जगह पर मान रख लेंगे जो देख रहे हो, यह माइनस है, या के प्लस यू भी लिख सकते हो, के प्लस यू, के का मान वहां से लिखेंगे जेड स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर माइनस जेड स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ये हुआ। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी, जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें टोटल एनर्जी इक्वल टू देखेंगे, इक्वल टू, इसमें देखो ये तो दोनों सेम है, देख रहे हैं जेड स्क्वायर, ऊपर भी जेड स्क्वायर, और ये 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और यहाँ है 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो घटाने पर क्या बचेगा, इस माइनस होगा, -8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। देखो इन दोनों का एलसीएम लिए 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, तो इसमें भाग देंगे जानते हैं, तो एक बार भाग जाएगी तो ये जेड स्क्वायर होगा, जेड ई स्क्वायर, और माइनस होगा 4 की भाग 8 में 2 बार जाएगी तो 2 जेड स्क्वायर, 2 जेड स्क्वायर में से घटा देंगे तो ई बराबर हुआ माइनस जेड ई स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब इसमें आर जो है बोहर त्रिज्या आर को जब रखेंगे तो चूंकि आर बराबर देख रहे हैं, चूंकि आर इक्वल टू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपान पाई एम जेड ई का स्क्वायर रखने पर एनर्जी होगी इसकी इक्वल टू, ध्यान देंगे, माइनस जेड ई स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, तो ये होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर।
इतना हुआ एनर्जी, तो एनर्जी तो इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना, ये पाई से पाई तो कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, और ये जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो E इक्वल टू हुआ माइनस जेड स्क्वायर यम E पावर 4। देखो यह यम रहेगा, ऊपर चला जाएगा, जेड है तो जेड स्क्वायर, और E स्क्वायर स्क्वायर तो E पावर 4 अपान 8 होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसमें देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, रीडवर्क जो कांस्टेंट होता है, सुने होंगे रीडवर्क नियतांक का, तो रीडवर्क नियतांक यम E पावर 4 तो अपान आर का मान हम रखना चाहते हैं, तो अपान क्या होगा, CH³ होना चाहिए, जैसा कि ध्यान दो ये R इक्वल टू होता है यम E पावर 4 अपान होगा 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर CH³। तो अब इसमें देख रहे हैं यम E पावर 4 तो दिखाई दे रहा है, 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर भी है, लेकिन इसमें C नहीं है और H³ नहीं है, तो हम HC से नीचे ऊपर गुणा कर सकते हैं, मतलब H से ऊपर गुणा करेंगे और C से, तो यह C नीचे हो जाएगा। ध्यान देना, HC से गुणा करने पर, HC से ऊपर नीचे गुणा करने पर रीडवर्क कांस्टेंट आएगा। गुणा करने पर देखो एनर्जी इक्वल टू हुआ माइनस जेड स्क्वायर यम E पावर 4 इंटू HC अपान 8 N स्क्वायर CH³ एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। अब इसमें मान किसके जगह पर रखेंगे, तो यम E पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन 0, तो 8 एप्सिलॉन 0 देख रहा है, CH³ भी देख रहे हैं, तो वहाँ लिख सकते हैं R, या E इक्वल टू होगा, या एनर्जी इक्वल टू होगा माइनस जेड स्क्वायर R HC जेड स्क्वायर R HC अपान N स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर R HC अपान N स्क्वायर होगा। लेकिन एनर्जी जो होती है ये अस्थायी कक्षा में एनर्जी है, इसको लिखने के बाद तो अभी हम और बताएंगे तुम लोगों को, मतलब ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो उत्सर्जित जो विकिरण होता है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, इम्पॉर्टेंट है वो। तो देखो पहली कक्षा में, मतलब N1वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, Nवीं तो कक्षा में ऊर्जा देख रहे हैं, Nवीं कक्षा में Z बराबर ध्यान देंगे 1, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए पहली Nवीं कक्षा में एनर्जी बराबर माइनस होगा RSC अपान N स्क्वायर, Z की जगह पर 1 रखेंगे। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए एनर्जी जो होगी Nवीं कक्षा में ऊर्जा का सूत्र है, यहाँ लिख रहे हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए, तो हाइड्रोजन Z बराबर 1, हाइड्रोजन Z बराबर 1 की Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए Z बराबर 1 होता है। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए Z बराबर 1 की Nवीं कक्षा में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, Nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एनर्जी En इक्वल्स टू माइनस RHC अपान N स्क्वायर, इतना होगा। अब देखो, अब विशेष ध्यान देंगे, N1 यदि कोई N1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, N1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 बराबर होगा -RHc/N1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ Z स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की बात हम Z बराबर 1 की न करें तो Z बराबर 1 तो Z स्क्वायर यहाँ RHc होगा। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगा Z स्क्वायर RHc/N1 का स्क्वायर, और इसी प्रकार N2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसी प्रकार N2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एनर्जी E2 इक्वल्स टू होगा E2 इक्वल्स टू -Z स्क्वायर RHc/N2 का स्क्वायर। अब इसमें देखो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। यदि E2 ऊंची कक्षा है तो यह E2 में से क्या करेंगे, E1 को हम घटाएंगे, क्योंकि यहाँ N2 का मान ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा। E2 -E1 बराबर ये होगा। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन देखो Z स्क्वायर RHc हम कॉमन ले सकते हैं। Z स्क्वायर RHc जब कॉमन लेंगे तो जब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 1/N1 का स्क्वायर और -1/N2 का स्क्वायर होगा। अब यदि उत्सर्जित जो ऊर्जा है उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति न्यू हो तो E2 -E1 बराबर होगा EH न्यू, और ये बराबर हुआ Z स्क्वायर RHc इन ब्रैकेट 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर। तो H न्यू की जगह पर C/λ लिख सकते हैं, Z स्क्वायर RHc और ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। इसमें HC से HC कट जाएगा, 1/λ इक्वल्स टू हुआ Z स्क्वायर R और ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर -1/, ये हुआ N2 स्क्वायर। तो कहने का मतलब जो उत्सर्जित विकिरण होगा उसकी संगत तरंगदैर्घ्य का फार्मूला होगा। उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य 1/λ इक्वल टू Z स्क्वायर R इन ब्रैकेट 1/N1 स्क्वायर -1/ क्या होगा N2 स्क्वायर। इसमें देखो यदि परमाणु के पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में तीसरी में जा रहा है तो उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होंगी स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होंगी वह लेमडा बताएगा। यदि मान लो लेमडा का मान 3800 से कम आ रहा है तो पराबैंगनी भाग में मिलेगा विकिरण, यदि 3800 से ऊपर मिलता है 7800 के बीच में तो दृश्य स्पेक्ट्रम होगा, और 8000 से ऊपर यदि लेमडा का मान आ जाता है तो वह स्पेक्ट्रम मिलेगा सीधे अवरक्त भाग में। तो देखो परमाणुओं का जो संक्रमण होता है दो तरह का होता है, एक तो अवशोषण संक्रमण होता है, एक उत्सर्जन संक्रमण होता है। इस बात को हम स्पेक्ट्रम कल बताएंगे, आज तो नहीं बता पाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा उसमें, लेसन लगभग आधा समाप्त हो गया और बताना है। तो देखो उत्सर्जित जो विकिरण होगा उसकी वेवलेंथ के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला है। यदि संक्रमण n बराबर 1 से ऊंची कक्षा में हो रहा है तो n बराबर 1 से जब संक्रमण होगा तो उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होंगी उन रेखाओं का सर्वप्रथम वैज्ञानिक लाइमन ने फोटोग्राफ किया था, इसलिए उसके नाम पर इस श्रेणी की जो रेखाएं थी उन रेखाओं का नाम पड़ गया लाइमन श्रेणी। n बराबर 1 से तो लाइमन श्रेणी, n बराबर 2 से जब संक्रमण होगा तो बामर, इस तरह से होगा लाइमन बामर पायसन फंड ब्रैकेट श्रेणियाँ होंगी। उन श्रेणियों की वेवलेंथ रेंज क्या होगी, मतलब कम से कम वेवलेंथ क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा। जैसे लाइमन श्रेणी है तो उसकी छोटी तरंगदैर्घ्य क्या होगी और बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, उन्हीं के बीच में सभी स्पेक्ट्रमी रेखाएं पाई जाएंगी, जिसको हम बताएंगे कल। इसको आप करो, कई मिनट हुआ है? 10